तो अपने आप में ये एक बड़ा ही ऐतिहासिक दिन था जब इतने भारी संख्या में लोग वहां पर आए और सरकार को कुछ मांगों की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया। सरकार को बताया गया कि ये भाई हमारी मांगे हैं, है ना, ये हमारी 11 मांगे हैं और इन मांगों को आप पूरा कीजिए। और जैसे ये मांगे हम बहुत लंबे टाइम से करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ ईमेल के माध्यम से या सरकार को पत्र के माध्यम से करते आ रहे हैं। सरकार ने हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो अल्टीमेटली हमको एक सॉफ्ट प्रोटेस्ट करना पड़ा। इन मुद्दों के अलावा और किसी की बात करें कि ऐसा कौन सा मुद्दा है जो बार बार जनता के हित का होता है लेकिन उस पर कभी ध्यान दिया नहीं गया है, तो मुझे लगता है कि ये जो न्यायपालिका जो है, हमारे देश का जो न्यायिक तंत्र है, जो न्याय के नाम पर जो अन्याय हो रहा है देश की जनता के अंदर, वो एक बहुत बड़ा इशू है। जो 5 लोग मिल करके तो वो तो हर घर में फैसला होता ही है, वो अलग अलग बात है, लेकिन इस प्रकार से कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से उनको अधिकार दे दिया जाए कि भैया ये छोटे मोटे मामले हैं, ये समाज अपने स्तर पर इसको निपटाए, इसके लिए समाज के लोगों को ही जज बनाया जाए। जब संविधान बना 1947 में, तभी इसको एक टाइम फ्रेम में बांध दिया जाता और हर केस का निपटारा टाइम फ्रेम से होता। अब तो ये पेंडिंग होते 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 तो संख्या इतनी बढ़ चुकी है ना, अब अगर टाइम फ्रेम में बांधोगे तो न्यायाधीश खुद हो सकता है कि इसको रिवोल्ट करते, विद्रोह करते। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और अवेकन भारत की इस स्पेशल लाइव में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 30 अप्रैल के बहुत ही महत्वपूर्ण जन आंदोलन के बाद एक बार फिर से जुड़े हैं डॉक्टर तरंग कोठारी सर हमारे साथ। पहले तो जानेंगे 30 अप्रैल को जो दिल्ली में अनशन हुआ उसका क्या परिणाम निकला और उसके बाद आगे की क्या रणनीति है सभी क्रांतिकारियों की, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर तरंग कोठारी सर, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको और आप जैसे सभी क्रांतिकारियों को हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह से हमने देखा कि 30 अप्रैल को दिल्ली के जंतर मंतर में पूरे देश भर से क्रांतिकारियों का जन सैलाब हुआ, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन अगर हम निष्कर्ष के तौर पर जानना चाहें कि परिणाम आखिरकार उस अनशन या धरने से क्या कुछ मिला क्रांतिकारियों को, कैसा रहा रिजल्ट उसका? जी, 30 तारीख को जो अनशन था, जो धरना था, प्रधानमंत्री जी को जो ज्ञापन वगैरह जो दिया है, इसमें वो तमाम जो 11 मुद्दे हम डिस्कस किए थे, ये 11 मुद्दे एक बार वो दिखा देते हैं। तो देश के तमाम हिस्सों से, तमाम जगह से लोग वहां पर आए थे अनशन करने के लिए, और इस ज्ञापन के ऊपर 103 लोगों ने हस्ताक्षर किए वहां पर, और 101 लोगों ने अनशन किया और 500 से ऊपर लोगों ने वहां पर धरना दिया। तो अपने आप में ये एक बड़ा ही ऐतिहासिक दिन था जब इतने भारी संख्या में लोग वहां पर आए और सरकार को कुछ मांगों की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया। सरकार को बताया गया कि ये भाई हमारी मांगे हैं, है ना, ये हमारी 11 मांगे हैं और इन मांगों को आप पूरा कीजिए। और जैसे ये मांगे हम बहुत लंबे टाइम से करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ ईमेल के माध्यम से या सरकार को पत्र के माध्यम से करते आ रहे हैं। सरकार ने हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो अल्टीमेटली हमको एक सॉफ्ट प्रोटेस्ट करना पड़ा, है ना। तो कुल मिलाकर के ये प्रोटेस्ट, ये धरना, ये अनशन काफी सफल रहा। जी, अच्छा, तो डॉक्टर साहब, लेकिन अभी चूंकि अब आपने समय दिया है 15 कुछ दिन का सरकार को कि वो मांगे मानती है तो ठीक है, लेकिन फिर भी अगर सरकार मांगे अगर आपकी नहीं मानती है, जो आपने 11 मुद्दे उठाए थे, तो क्या फिर स्टेप रहेगा आपका आगे? हाँ, सरकार कई बार ऐसा करती है कि आप कोई मांग रखते हो तो अक्सर सरकार जो है उस मांग को इग्नोर कर देती है। तो ये एक प्रकार का प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है, ये फर्स्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है। इसको हम डे बाय डे इंटेंसिफाई करेंगे। हमारी टीम से बात चल रही है, हमारी टीम के लोग इस पे काम करना शुरू कर दिए हैं और अलग अलग टीम्स बन रही है, और हम इस आंदोलन को डे बाय डे और स्ट्रॉन्ग करेंगे और मजबूत करेंगे और इंटेंसिफाई करेंगे, और सरकार के सामने लगातार एक के बाद एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से ये जो है
आंदोलन किए जाएंगे और सरकार को हम अल्टीमेटली मजबूर करेंगे इन मांगों को मानने के लिए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि लास्ट टाइम हमारी और आपकी बात हुई थी लाइव में, आपने बताया था कि आप राजनीतिज्ञ नहीं राष्ट्रनीतिज्ञ हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या इन 11 मुद्दे के अलावा राष्ट्र के कुछ और भी समस्याएं हैं जिन पर आप आवाज उठाएंगे? कोई और समस्या है इन 11 समस्याओं के अलावा? देखिए, ये जो 11 समस्या है, इन समस्या पे पिछले काफी महीनों से 6 महीने से हमारा इस पे काम चल रहा था और इस पे एक लगातार कंसेशन बन चुकी थी हमारी। पर इन इन मुद्दों के अलावा और किसी की बात करें कि ऐसा कौन सा मुद्दा है जो बार बार जनता के हित का होता है लेकिन उस पर कभी ध्यान दिया नहीं गया है, तो मुझे लगता है कि ये जो न्यायपालिका जो है, हमारे देश का जो न्यायिक तंत्र है, जो न्याय के नाम पर जो अन्याय हो रहा है देश की जनता के अंदर, वो एक बहुत बड़ा इशू है। देश में आज की तारीख में 4.7 करोड़ केस पेंडिंग है। मोटा मोटा इसको आप बोले कि 5 करोड़ केस पेंडिंग है। अब सोचिए किसी देश में 5 करोड़ केस न्यायपालिका में पेंडिंग हो तो ये कितनी बड़ी बात हो जाएगी। और उसमें से भी जो आपके 4 करोड़ के आसपास जो केसेस है वो छोटे वाली न्यायपालिका के अंदर है, कुछ उसके ऊपर है कुछ उसके ऊपर है। तो सोचिए कि कितनी देशवासियों के लिए कितनी शर्मनाक स्थिति है कि 4.75 करोड़ केसों का समाधान करने के लिए जिस स्पीड से हम काम कर रहे हैं उस स्पीड से 400-500 वर्ष लग जाएंगे। तो आप सोचिए क्या देश की जनता कोई 400-500 वर्षों तक अपने न्याय के लिए प्रतीक्षा करेगी? जी। तो ये एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है और इसकी तरफ लोगों का ध्यान जाता नहीं और जनरली मैं इस कुछ न कुछ चिंतन करता रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए, एक चर्चा इसके ऊपर होनी चाहिए। बिल्कुल। फिर भी अगर मैं जानना चाहूँ आपकी तरफ से कि क्या समाधान आपकी नजरों में है? समस्या तो सच में बड़ी है, सभी देशवासी जानते हैं, लेकिन समस्या का समाधान आपके अनुसार क्या हो सकता है? देखिए, न्यायपालिका में आप देख रहे हैं कहीं भी जस्टिस नहीं मिल रहा है। एक और कंसेप्ट होता है कि जस्टिस डिलेड मींस जस्टिस डिनाइड। पहली बात तो इतने केस पेंडिंग है उनको जस्टिस नहीं मिल रहा है, मिल भी रहा है तो कोई 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल के बाद मिल रहा है। वो उस ये तो आपके जो 5 करोड़ जो केस पेंडिंग है तो वो है कि जो लोगों ने कर दिए हैं या हो गए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो देखते हैं यार वहां कौन जाएगा, वहां तो न्याय मिलेगा नहीं, तो वो केस करते भी नहीं है। ऐसे नहीं करने वालों की संख्या भी अगर आप देखेंगे तो 5-10 गुना और अलग से मिल जाएगी, है ना। ऐसी स्थिति में 5 करोड़ का मतलब ये हो गया कि देश का प्रत्येक परिवार किसी न किसी प्रकार से न्यायिक मामले में फंसा हुआ है। जी। अब ये इतनी बड़ी समस्या हो गई है, केस इकट्ठे होते होते इतने हो चुके हैं कि इसको करने के लिए 400-500 वर्षों का समय लगेगा। तो क्यों नहीं हम अपने जो प्राचीन न्यायिक पद्धति है वहीं चले जाए, जो हमारी जो प्राचीन न्यायपालिका है जो काम करती थी हम उसी को ही अपना लें। जैसे कि हमारे पास सामाजिक पंचायत होती है, जातिगत पंचायत होती है, खाप पंचायत होती है, क्यों नहीं हम न्याय करने का अधिकार उन्हीं को दे दें। सामाजिक पंचायत, जाति पंचायत, जो खाप पंचायत वगैरह अलग अलग जगह अलग अलग नामों से बुलाई जाती है ना, हम उन्हीं को न्याय करने का अधिकार दे दें। 60 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को एक प्रकार से सक्षम न्यायाधीश मान लेना चाहिए, क्योंकि तो उसने जिंदगी का 60 वर्ष का अनुभव ले लिया है। जरूरी नहीं कि वो किताबों का ज्ञान ही ले तभी उसको आप न्यायाधीश मानेंगे। 60 वर्षों का अनुभव बहुत बड़ा अनुभव होता है। अगर व्यक्ति साउंड माइंड है और कोई क्रिमिनल केस उसके ऊपर नहीं है ना, और कोई दिवालिया नहीं है और ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है, तो 60 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसको एक न्यायाधीश के समकक्ष मान लेना चाहिए। और ऐसे 5 लोगों की एक कमेटी बना के, पंच बना करके उनसे तमाम न्याय करवाना चाहिए। अगर यदि हम ऐसा कर लेते हैं और ये सामाजिक पंचायतों को स्थापित कर लेते हैं, आपसी झगड़े जो होते हैं, अब 2 समुदाय में झगड़े हैं उसके लिए एक अलग से सामाजिक पंचायत बन सकती है। एक ही समुदाय के 2 लोगों में झगड़े हैं तो उनका एक वो अपना समुदाय उस बात को कर सकता है। इन छोटी मोटी बातों के लिए कोर्ट में जाना और कोर्ट में कई लंबे टाइम तक उस जिसको केस को चलते रहना बड़ी बेवकूफ वाली बात है। 2 लोगों का घर का झगड़ा हो रहा है, दोनों का मकान पास पास है, एक कहता है 3 फीट जमीन इसने ले ली, दूसरा कहता है 3 फीट जमीन इसने ले ली है। अब उसका केस चल रहा है कोर्ट के अंदर।
अब कोर्ट का न्यायाधीश कभी देखने गया नहीं है, इससे बढ़िया तो भैया उस गांव के लोग मिलकर न्याय कर लेंगे। आप बताइए, ऐसा नहीं हो सकता? अब वहां पर कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में सबूत पेश किए जाएंगे, तो ये जो तमाम चीजें हैं ये सब बड़ी पेचीदगियां है, इससे न्याय मिलता नहीं है लोगों को, बल्कि न्याय मिल ही नहीं रहा है, न्याय के नाम पर अन्याय हो रहा है। तो न्यायिक व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा। इस पूरी व्यवस्था को जो है, हमारे जो प्राचीन जो न्यायिक सिस्टम है, सिद्धांत है, जो नीति, जो विचार है, उसके ऊपर लाना पड़ेगा। यदि हम उस पर लेके आएंगे तो मेरा मानना है कि जो 5 करोड़ केस जो पेंडिंग है उसमें से 2.5 करोड़ केसेस का निपटारा तो 2.5 साल के अंदर ही हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर साहब देखिए इसमें तो बड़ा झोल सा नजर आ रहा है, क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि आप संविधान से ऊपर रखना चाह रहे हैं पंचायतों को। जब इतनी व्यवस्था दी है संविधान में कानून की, अगर न्यायालयों से ऊपर अगर खाप पंचायत जैसी किसी भी पंचायत को अगर आप रखते हैं, तो क्या आप संविधान को दरकिनार करना चाह रहे हैं ये सब मांग करके? नहीं, ये तो देखो, संविधान के अंदर 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। जब से भारत का संविधान बना है तब से 100 से अधिक संशोधन अब तक हो चुके हैं। तो ये सब चीजें तो संविधान में संशोधन के माध्यम से ही होगी, है ना। इसके लिए तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आखिर जनता को न्याय कब दोगे? 400 वर्ष बाद, 500 वर्ष बाद? क्या तब तक वो व्यक्ति आपका जिंदा रह के इंतजार करेगा? क्या किसी केस के लिए बाप भी लड़ेगा, बेटा भी लड़ेगा, पोता भी लड़ेगा, परपोता भी लड़ेगा, सब लड़ते ही रहेंगे आपस में? तो कहीं ना कहीं आपको व्यवस्था बनानी होगी। यदि व्यवस्था में कमी है तो ये नहीं कह सकते कि संविधान में लिखा हुआ तो ये कमी चलने दी जाए। और संविधान बनाने वालों ने बकायदा एक प्रावधान बनाया है उसके अंदर कि आपको लगता है कहीं कुछ ऐसी स्थिति है तो आप उस संविधान में चेंज कर सकते हैं। संविधान किसने बनाया? संविधान की जो पहली लाइन क्या है? वी द पीपल ऑफ द इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोगों ने संविधान बनाया है, हम भारत के लोग संविधान को चेंज कर सकते हैं, उसमें क्या समस्या है? नहीं तो अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा अभी जो आप मुद्दा उठा रहे हैं कि अब कोर्ट में केस जाने के बाद वो पेंडिंग होता है, लेकिन जो आप अल्टरनेटिव बता रहे हैं तो ये तो वर्तमान में वैसे भी होता है कि किसी गांव में अगर कोई झगड़ा हुआ तो पहले वो परिवार वाले मिलकर के ही उसको झगड़े को सुलझाने का प्रयास करते हैं। कुछ उनके प्रधान होते हैं या पंचायत होती है, इवन हरियाणा में तो खाप पंचायती कार्य पहले से कर ही रही है। तो ऐसे में फिर नया और आप क्या चाहते हैं? क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि जो कोर्ट में केस है उनके फैसलों को कानूनी मान्यता नहीं है, उनका फैसला स्वीकार किया जा सकता है या अस्वीकार किया जा सकता है। जब इनको हम कानूनी मान्यता दे देंगे कि भैया ये कानूनी रूप से मान्य होगा, पंचों का जो फैसला है ये कानूनी रूप से मान्य होगा, ये स्वीकार्य होगा और लोगों को संबंधित पक्षों को स्वीकार करना होगा, तो उसके बाद जो बात अलग होती है। अभी ठीक है, अभी 5 लोग मिल करके तो वो तो हर घर में फैसला होता ही है, वो अलग अलग बात है। लेकिन इस प्रकार से कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से उनको अधिकार दे दिया जाए कि भैया ये छोटे मोटे मामले हैं, ये समाज अपने स्तर पर उसको निपटाए। इसके लिए समाज के लोगों को ही जज बनाया जाए। जो 60 वर्ष से ऊपर की आयु के जो लोग हैं, जिनको एक जीवन का एक लंबा चौड़ा अनुभव है, उनको जज बना करके उनको ही ट्रांसफर कर देना चाहिए विद कानूनी मान्यता। इसके साथ में एक ये होगा कि भैया जी एक चीज और स्पष्ट कीजिए, मतलब आप ही चाहते हैं कि उनको कानूनी मान्यता देने के बाद क्या न्यायालयों को हटा दिया जाए या न्यायालय भी रहें? अगर खाप पंचायत या जो भी पंचायतों का बनाया जाएगा उसके बाद अगर कोई संतुष्ट नहीं होता है, क्या वो फिर कोर्ट जा सकता है या कोर्ट का पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म करना चाहते हैं आप? नहीं, वर्तमान में जो न्यायपालिका बनी हुई है उसको यथावत रखा जाए, उसमें कोई ऐसा नहीं है। वहां भी कोई असंतुष्ट है तो वो जा सकता है, लेकिन उसमें क्या एक प्रक्रिया ऐसी आ जाएगी कि जहां पर एट द ग्राउंड जीरो पर वो फैसला हो रहा है। अभी ग्राउंड जीरो पे फैसला नहीं होता है। अभी क्या होता है, फैसला कहीं और होता है और सबूत पेश करने पड़ते हैं, कागज पेश करने पड़ते हैं, वकील बीच में आएगा, है ना, दोनों पक्ष के वकील आएंगे, वकील बहस करेंगे, वो एक अलग प्रक्रिया में बात चली जाती है। यहाँ भी कोई अगर असंतुष्ट है तो वो आगे जा सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो केस की जब किसी को फैसला मिल जाता है ना, तो एक बार सब लोग ऊपर नहीं जाते, 5% 10% लोग असंतुष्ट होते हैं, ऊपर जाते हैं। उनको पता लगता है कि भाई ठीक है, एक बार फैसला हमारे पक्ष में आ गया है, तो उनको पता होता है कि हमने गलती करी, हमारे खिलाफ आया, तो जनरली 90% केस तो वहीं रुक जाते हैं। तो इस प्रकार के काम करने से आपके पास जगह जगह पूरे देश में इतनी न्यायपालिका होगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे पास एक भी रुपए का एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं करना है, किसी को हमें कोई अलग से तनख्वाह नहीं देनी है। ये वो लोग होंगे जो स्वेच्छा से आएंगे, स्वेच्छा से राष्ट्र हित का काम करेंगे, देश हित का काम करेंगे, स्वेच्छा से न्यायाधीश बनना स्वीकार करेंगे। उसके लिए उनके लिए अलग से कोई मानदेय जैसी व्यवस्था नहीं होगी। तो हमें कुछ 1 रुपये का भी अलग से खर्चा नहीं करना है।
बिल्कुल, देखिए चलिए मांग काफी अच्छी है, लेकिन समस्या देखिए मैं जहाँ तक मैं अगर समझ पा रहा हूँ डॉक्टर साहब, समस्या तो वहीं की वहीं रहेगी, क्योंकि अब पंचायतों के फैसले के बाद असंतुष्ट होकर के नॉर्मली ज्यादातर लोग जाने लग जाएंगे फिर कोर्ट, और कोर्ट में जाने के बाद आप बता ही रहे हैं कि जो प्रोसेस है वो ही अगर रहेगा, फिर कैसे न्याय मिलेगा? क्योंकि अगर अभी भी देखा जाए तो जो लोग घर परिवार से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, जैसे घर परिवार वाले समझाते हैं, झगड़ा वहां से जब ऊपर जाता है तब कोर्ट जाते हैं, वरना डायरेक्टली कोई कोर्ट नहीं जाता है। कोर्ट जाने से पहले सबकी कोशिश यही रहती है कि मामला फैसला कर लें और आपस में वो सुलह कर लें। अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीच में अगर पंचायत रख भी दे जाए और उसके बाद फिर वो कोर्ट जाता है, तो लोग फिर कोर्ट जाएंगे, तो फिर वही समस्या वहीं की वहीं रहेगी। नहीं, एक जो हमारा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो आप पुराने केसेस देखेंगे, एक बार फैसला आने के बाद मुश्किल से 5%, 2%, 3% लोग ऐसे होते हैं जो उस फैसले के खिलाफ आगे जाते हैं। अधिकांश लोग फैसले को स्वीकार करते हैं। अभी आप देखेंगे सबसे अधिक केस जो लोअर केस में पेंडिंग है, लोअर केस में फैसला आने के बाद भी सबके सब हाई कोर्ट में नहीं जाते हैं। मुश्किल से 1%, 2% बंदा जो होता है वो उसको असंतुष्ट होता है, वो हाई कोर्ट में जाता है। तो जब वहां पर आप आपस में ही लोग मिलकर के जब फैसला दे देंगे तो उसके बाद आगे जाने की संभावना में बहुत कम हो जाएगी। अभी जितने केस आ रहे हैं, मान लीजिए उसमें से सिर्फ 1% केस ही आएंगे, तो आप सोचिए कहाँ से 5 करोड़ केस और कहाँ 5 लाख केस। तो ये जो केसेस की संख्या है ये एक ड्रामेटिकली बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। ओके ओके। और जब केस कम हो जाएंगे तो अभी वर्तमान न्यायपालिका के पास लोड कम हो जाएगा, लोड कम हो जाएगा तो वो भी अपने केसेस का फास्ट तरीके से निपटारा करेंगे। तो ये काफी हद तक इस चीज को इम्प्रूव किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, क्या अब अगले आने वाले दिनों में, चूंकि आपने बताया कि अभी तो ये जन आंदोलन की शुरुआत है, हम तो भी बहुत बार सड़कों पर आएंगे अपनी मांगों को लेकर के, क्या अब अगला अगर आप कभी आंदोलन हुआ तो क्या इन 11 मुद्दों के साथ साथ ये 12वां मुद्दा इसको शामिल करेंगे आप? तो अभी तो 11 मुद्दे हैं हमारे, हम 11 मुद्दों पर ही काम करेंगे, है ना। लेकिन ये चर्चा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने रखा है। अगर सब लोग कहेंगे और ये सब अगर डिस्कशन होगा, मीटिंग होगी, बात होगी, चर्चा होगी, लोग कहेंगे तो अलग बात है। हमारी ओर से फिलहाल जो 11 मुद्दे हैं इस पे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसी पे प्रोटेस्ट करते रहेंगे। लेकिन अलग अलग लोगों को राय है, कोई और अलग से कोई 13वां मुद्दा भी ला सकता है, कोई 14वां भी ला सकता है। वो सबके सब मुद्दे जो है, हम जब जनसभा होगी हमारी, हम आपस में बैठ करके चर्चा करेंगे और अगर वहां पर कोई प्रस्ताव पारित होता है तो एक अलग बात है, अदरवाइज ये जो 11 मुद्दे इन्हीं को लेकर चलेंगे। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए एक छोटा सा मैं जरूर और आपसे जानना चाहूंगा, जैसे जब भी हम न्यायपालिका की बात करते हैं तो एक मेरे दिमाग में ध्यान में आ रहा है, एक संविधान में आर्टिकल भी है कुछ, तो वो खुद कहता है कि न्यायपालिका किसी भी केस को ज्यादा से ज्यादा 1 महीने या 2 महीने या शायद कुछ 40 दिन की अवधि वो देते हैं। लेकिन अब चूंकि इस आर्टिकल का अनुपालन नहीं होता, यही कारण है कि केस लंबे चलते हैं। तो क्यों ना संविधान में अगर पहले से व्यवस्था दी है कि न्यायपालिका को हम बाध्य कर दें कि कोई भी केस आप एक लिमिटेड तक खींच सकते हैं, उसके बाद आपको न्याय देना ही पड़ेगा, अपना फैसला सुनाना ही होगा। तो अगर एक ये काम हो सकता है कि इसके लिए आवाज उठाएं, और एक आपने बताया कि पंचायत बनवा दें, दोनों में क्या लगता है ये जो आर्टिकल है, क्या इसके बारे में भी आपको जानकारी है कि संविधान में भी इस तरह की व्यवस्था की गई है पहले से ही? हाँ, नहीं पहले से तो व्यवस्था नहीं है, पर इस बारे में बात चल रही है। लोगों का कहना है कि हम एक टाइम लिमिट बांध देते हैं, उस टाइम लिमिट के अंदर आपको फैसला देना ही देना है। परंतु जो वर्तमान का जो जुडिशियल सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है ना। अब क्या होता है कि भाई गवाह को बुलाया गया, तो आपने उसको 15 दिन का टाइम दिया गया, फिर अगले भी आज गवाह आएंगे, है ना। फिर आपने क्रॉस वार्तालाप होती है, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। तो ये जो प्रोसीजर है ये इतना लंबा हो जाता है ना, आप किसी टाइम फ्रेम में इसको बांध करके उस चीज में बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि केस 5 करोड़ केस है। 5 करोड़ केस को टाइम फ्रेम में, हाँ अगर ये काम जब संविधान बना 1947 में, तभी इसको एक टाइम फ्रेम में बांध दिया जाता और हर केस का निपटारा टाइम फ्रेम से होता। अब तो ये पेंडिंग होते 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 तो संख्या इतनी बढ़ चुकी है ना। अब अगर टाइम फ्रेम में बांधोगे तो न्यायाधीश खुद हो सकता है कि इसको रिवोल्ट कर दे, विद्रोह कर दे इसके ऊपर। ओके, ठीक है। तो चलिए डॉक्टर साहब, ये जो आपने विचार दिया काफी महत्वपूर्ण है, और मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों से वो भी डॉक्टर साहब की इस विचारधारा पर जरूर कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखें। बाकी का जानकारी के बाद अगर कोई विशेष संदेश हमारे दर्शकों के लिए हो डॉक्टर साहब तो आप दे सकते हैं, फिर हम एंड करेंगे लाइव। देखिए ये जो अभी आपने मैटर उठाया, आपने कहा भाई और कौन कौन से मुद्दे बहुत हैं देश के अंदर। ऐसा नहीं कि देश में कोई ये 11 मुद्दे ही है और ये 11 मुद्दे और बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं है।
मुद्दे 12 भी हो सकते हैं, 13 भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। हर व्यक्ति के दिमाग में कोई न कोई बात होगी, किसी किसी चीज को लेकर के उद्वेलित होता होगा, है ना। तो ये जो डिस्कशन चलता रहना चाहिए, हम चर्चाएं करते रहेंगे लोगों के साथ में, और कोई आम सहमति बनेगी तो वो संख्या बढ़ाई जा सकती है, ऐसी तो वो बात नहीं है। लेकिन फिलहाल हम चाहते हैं कि इन मुद्दों को लेकर के जो लड़ाई शुरुआत की है, इस लड़ाई को किसी अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम लगातार प्रयास करेंगे, सब लोग मिलकर के प्रयास करेंगे, और इसको डे बाय डे, प्रतिदिन इसको और इंटेंसिफाई किया जाएगा, और अधिक इसको आंदोलन को तेज किया जाएगा, इसका विस्तार किया जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि हम जो है अब रुकने वाले यहाँ पर नहीं है। हम तमाम कोशिश करेंगे कि सरकारें जो है ये बात, हमारी जो मुद्दे हैं, हमारी बात को माने और उनको स्वीकार करें। बिल्कुल, चलिए, तो बहुत सारी महत्वपूर्ण आपने बातें बताई, तो इन सब के लिए डॉक्टर साहब आपका और सभी दर्शकों का इस लाइव से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।